हेलो गाइस। आज हम बात कर रहे हैं अंतर नियम, जो हमारे कंपनी लॉ का टॉपिक है और हमारी जो श्रृंखला चल रही है कॉर्पोरेट लॉ और कंपनी लॉ, उसी में से आज हमारा टॉपिक है अंतर नियम या आर्टिकल, जिसे हम कह रहे हैं। नियमों की ऐसी श्रृंखला, ऐसी नियमावली जो आंतरिक प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई है। अर्थात जब एक कंपनी अस्तित्व में आती है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है और व्यापारिक जगत में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो निश्चित उद्देश्य लक्ष्य को लेकर के अपना व्यापार करना चाहती है, तो वहाँ सबसे पहले अनिवार्यता होती है, आवश्यकता होती है कि उसका प्रबंध संचालन सुचारू रूप से हो, एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के वह काम करे, तो ही वह आगे बढ़ पाएगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी। यहाँ जो कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित रूप से कि कौन कौन से काम कैसे किए जाएंगे, किस तरीके से किए जाएंगे, ऐसी नियमावली को जब तैयार किया जाता है, जो पूरी तरह से आंतरिक प्रबंध यानी आंतरिक रूप से जो कंपनी के स्टाफ मेंबर्स हैं, जो संचालक हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सचिव हैं और अन्य कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन सभी के रूल्स और सभी के लिए रूल्स और रेगुलेशंस जब बनाए जाते हैं, तो उसे हम लोग आंतरिक नियम या अंतर नियम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, लॉर्ड बॉवेन ने कहा है अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम है, अर्थात और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंतरिक नियम है। अब आइए, अगर हम कंपनी विधान की बात करें तो बहुत अच्छी सी डेफिनेशन इसमें सबसेक्शंस 2 में दी गई है कि अंतर नियम आंतरिक नियमों की कंपनी अंतर नियम का आशय किसी कंपनी के उन पार्षद अंतर नियम से है जो पूर्व के किसी कंपनी विधान में बनाए गए हों या 1956 के विधान के द्वारा मूल रूप से बनाए गए हों और समय समय पर परिवर्तित किए गए हों। अटेंशन करिएगा, पार्षद सीमा नियम में भी हमने यही डेफिनेशन देखी है और यहाँ भी हम वही डेफिनेशन देख रहे हैं कि जिन्हें या तो 1956 से पहले हमारे यहाँ जो विधान चलता था, जो अधिनियम चलता था, उसमें बनाए गए हों या 1956 के अधिनियम के तहत बनाए गए हों, या बाद में समय समय पर जिन्हें परिवर्तित या संशोधित किया गया हो, इसे भी अंतर नियम माने चाहिए। बात करते हैं इसकी कंटेंट्स, विषय वस्तु के बारे में। तालिका क के अपवर्जन का उल्लेख, अर्थात जब अंतर नियम बनाए जाएंगे तो उसमें अपेक्षित होगा कि जो तालिका क है विधिक नियमानुसार उसे अपवर्जित यानी उसे हटा दिया जाए, उसका अपवर्जन किया गया है, उसे अलग रखा गया है, उसका उल्लेख इसमें किया गया है। दूसरा है सारणी अ के अपवर्जन की सीमा, अर्थात सारणी अ का हमने अपवर्जन यानी उसे कितने भाग तक हमने किस सीमा तक अपवर्जित किया है, उसका उल्लेख भी उसमें दर्शित किया जाएगा। शब्दावली, अर्थात उसमें कानूनी भाषा का प्रयोग किया जाएगा और ऐसी स्पष्ट भाषा जो सभी के लिए स्पष्टतः दर्शित हो, समझने योग्य हो, ऐसी भाषा का उसमें समावेश किया जाएगा। पूंजी, कंपनी की पूंजी, कितनी पूंजी आवश्यक है, उस पूंजी को कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, किस तरीके से उस पूंजी को इकट्ठा किया जाएगा, और वो भविष्य में अगर और पूंजी की आवश्यकता है तो उसे किन तरीकों से इकट्ठा किया जाएगा, इन्वेस्टर्स कौन होंगे, बैंकर्स कौन होंगे और किस प्रकार से, किस माध्यम से पूंजी को इकट्ठा करना है। यदि अंशों के माध्यम से पूंजी इकट्ठा करना है तो जो अधिकृत पूंजी है उसका कितना भाग आवंटित किया जाएगा, अंशों के मार्फत कितनी संख्या में, इन सबका उल्लेख भी पूंजी के उसमें उल्लेख में उसमें दर्शित किया जाएगा, जिससे जब इस प्रशासन को किया जाए तो बार बार इन नियमों को नहीं बनाना होगा, सिर्फ पूंजी के लिए जो एक बार नियम कायदे बना दिए गए हैं उन्हीं के हिसाब से भविष्य में कंपनी के कारोबार के लिए अपेक्षित पूंजी को इकट्ठा करने का प्रयास कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, पूंजी में परिवर्तन। मान लीजिए पूंजी में कोई परिवर्तन किया जाता है, कैपिटल रोटेशंस में किसी भी प्रकार का या तो इजाफा किया जाता है या उसे कम किया जाता है या किसी भी प्रकार का उसमें कोई चेंजेस अगर स्वाभाविक है, तो ऐसा उल्लेख, ऐसे नियम कायदों का भी समावेश अंतर नियमों में कर दिया जाएगा कि भविष्य में किस प्रकार से, किस रीति से, किस नियम कायदों से इसमें परिवर्तन किया जाएगा। अंशों का आवंटन, सबसे अच्छा कार्य। अंश, अर्थात जब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसे बहुत सारे कैपिटल रोटेशंस की आवश्यकता होती है और वो अधिकतर ये कोशिश करती है कि ये सारा पैसा उसे सदस्यों से मिल जाए, अंशधारियों से मिल जाए, जिसके लिए उसे अंशों का आवंटन करना होता है, जनता में अंशों को अंश जारी करने होते हैं। अब ये जो अंश जारी किए जाएंगे अभी एक निश्चित प्रावधान के तहत जारी किए जाएंगे कि किस प्रकार से आवेदन फॉर्म वितरित किए जाएंगे, आवेदन का पैसा कौन से बैंक में जमा किया जाएगा, आवेदक किस रीति से फॉर्म जमा कर सकेंगे, प्लस
कितने फॉर्म आवेदक को स्वीकृत किए जाएंगे, कितने फॉर्म वापस लौटा दिए जाएंगे, उनकी एप्लीकेशंस फीस जो है वो कैसे लौटाई जाएगी। यदि 300 अंश जारी किए हैं और एप्लीकेशन 400 फॉर्म की मिली है तो 100 अंश के लिए जो ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म है उन्हें वापस रिटर्न करना होगा, अदरवाइज उन व्यक्तियों के पास सूट फाइल करने का भी अधिकार होता है। चलिए, आवेदन हो गया, उसके बाद अंशों पर कितनी राशि उस समय ले ली जाएगी, बाद में कितनी राशि की डिमांड की जाएगी, प्रार्थित पूंजी, इन सभी का जो उल्लेख है वो अंश आवंटन में कर दिया जाएगा। अंश अधिपत्र, अंश हस्तांतरण और अंशों का हरण और पूर्वाधिकार अंशों का रिडम्पशन। सारे पॉइंट्स को मैं एक साथ इसलिए बता रही हूँ कि जब अंश कोई व्यक्ति कंपनी से खरीदता है तो इस बात का क्या प्रूफ है कि वो व्यक्ति उस राशि का अंशधारी है। तो यानी इस बात का प्रमाण अंश प्रमाण पत्र कंपनी जारी करके देती है कि ए नाम का व्यक्ति या कोई और व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, मान लीजिए 50,000 के शेयर परचेस किए हैं, तो एक अंश प्रमाण पत्र 50,000 रुपये को उसके नाम जारी किया जाएगा, इशू किया जाएगा कि वो 50,000 रुपये तक के अंशों का अंशधारक है। तो अंश प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जाएगा, अंश अधिपत्र है उसके क्या नियम, रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। और यदि मान लीजिए एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जो अंश हैं वो किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहता है, हस्तांतरण या देना चाहता है, तो उसके लिए क्या नियम कायदे होंगे और वो किस रीति के तहत अपने अंशों को किसी और व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकेगा। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अंशों पर याचना की गई, मांग की गई है, लेकिन फिर भी उस पर अपने अदत्त भाग को चुकता नहीं किया है, तो उस कंडीशंस में उसके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा, जिसे धरनाधिकार भी कहा गया, अंशों का हरण भी कर लिया जाता है। तो इन सब के लिए रीति नीति कायदे क्या होंगे, किस नियम कायदों के तहत इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाएगी कि अंशों पर अगर इस तरह के कोई सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो अदत्त भाग की पूंजी को प्राप्त करने के लिए उन अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। अब बात आती है सदस्यों के अधिकार। जो शेयर होल्डर्स हैं वे कंपनी के सदस्य माने जाएंगे। और देखिए, जब उन्होंने अपनी कैपिटल को रोटेट किया है, अपनी एक निश्चित राशि को कंपनी में विनियोजित किया है, तो स्वाभाविक है कि वे चाहेंगे कि कंपनी का व्यापार कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे कैरी ऑन किया जा रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए उन्हें कई अधिकार से नवाजा गया है। वे समय समय पर कंपनी के खातों का निरीक्षण कर सकेंगे, देख सकेंगे कि उनके पैसों का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, कंपनी का व्यापार घाटे में तो नहीं चल रहा है वगैरह। तो इस तरह के कुछ अधिकार भी सदस्यों को दिए जाएंगे, तो उनका उल्लेख भी अंतर्नियम में किया जाएगा। तो बात आती है साधारण सभा। कई अंशधारी, कई सदस्य जो अलग अलग कई जगह फैले होते हैं और ये संभव नहीं है कि वे सब मिलकर के कंपनी के बिजनेस को हैंडल करें। सो वे सभी सदस्य मिलकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देते हैं कि आप हमारी तरफ से हमारी कंपनी के बिजनेस को रिप्रेजेंट करिए, उसे कैरी ऑन करिए। अब यदि मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है जहाँ सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है, तो वहाँ पर मीटिंग्स बुलानी होगी, सभा आमंत्रित करनी होगी जहाँ पर सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा। अब ये जो सभाएं हैं ये किस रीति से की जाएगी, कब बुलाई जाएगी, हालांकि सबसे पहले आवश्यक होगा, एसेंशियल होगा कि कंपनी विधान के तहत जो टाइम ड्यूरेशंस बताया गया है उतने ही टाइम ड्यूरेशंस में सभी प्रकार की सभाओं को बुला लेना होगा। वार्षिक साधारण सभा साल में एक बार बुला लेनी होगी। वैधानिक सभा कंपनी बिजनेस कैरी ऑन करने के ठीक कुछ समय पश्चात निश्चित समय में जो विधान अपेक्षित करता है उस समय में बुला लेनी होगी। और यदि इनमें कोई अस्पष्टता है, यदि इसमें कोई कमी या त्रुटि रह जाती है तो दोषी अधिकारी को पूरी तरह से लायबल इसमें माना जाएगा। अब ये जो सभाएं बुलाई जाएगी किस प्रकार से बुलाई जाएगी, सभा की सूचना कैसे दी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति के पास किस प्रकार से सूचना को भेजा जाएगा, सूचना की अंतर वस्तु क्या होगी, जब वो सदस्य आएंगे तो उन्हें किस प्रकार से प्रस्ताव पर बात करने के लिए मौका दिया जाएगा, वोटिंग राइट्स उनका क्या होगा, क्या बहुमत से निर्णय लिया जाएगा, यदि हाँ तो किस प्रकार की नीति बहुमत के लिए अपनाई जाएगी, वोटिंग पोल कैसे किया जाएगा, कौन सभा की अध्यक्षता करेगा, सभा किस स्थान पर, किस डेट पर, कहाँ, किस तरीके से बुलाई जाएगी, सभा के मिनट्स कैसे लिखे जाएंगे, सूक्ष्म कैसे लिखे जाएंगे, एजेंडा क्या होगा, यानी इन सारी ही बातों का समावेश नियमावली अंतर नियमों के तहत पहले से तय कर ली जाएगी। ऋण प्राप्ति के अधिकार। जब कंपनी अपना व्यापार करना चाहती है तो कई बार ऐसी स्थिति आन पड़ती है कि
अचानक से कंपनी को पूंजी की आवश्यकता है, वहाँ संभव नहीं है कि अंश जारी किए जाए, जनता से पैसा इकट्ठा किया जाए। तब कभी कभी कंपनी मार्केट से भी लोन उठाना हुआ, ऋण ऋण ले सकती है, किसी और विनियोजक से ऋण ले सकती है। तो ये जो ऋण लेने का कितना अधिकार संचालकों के पास होगा, कितनी राशि तक का वो ऋण ले सकेंगे, किस रीति से ले सकेंगे और उस निश्चित राशि का किस प्रकार से वो आगे उपयोग करेंगे, इन सभी का नियम भी अंतर नियम के तहत दर्शित होगा। नेक्स्ट, ऋण पत्र, डिबेंचर। ऋण पत्र एक ऐसा प्रलेख होता है जिसमें कंपनी यह दर्शित करती है कि अमुक संस्था या व्यक्ति या बैंक से या किसी और से उसने किसी ऋणदाता से उसने ऋण लिया है और उस ऋण को वो निश्चित समय पर चुकाने का वचन देती है। तो वो ऋण पत्र जो जारी करेगी उसके नियम कायदे क्या होंगे, ये भी अंतर नियम में तय किया जाएगा। सदस्यों के सभा संबंधी अधिकार। कई सदस्य हैं जिन्हें सभा संबंधी अधिकार होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सभा में उपस्थित होने का अधिकार होता है। और यदि वो स्वयं नहीं आता है तो वो अपनी तरफ से किसी छाया पुरुष अर्थात प्रॉक्सी को भी भेज सकता है। तो प्रॉक्सी के लिए क्या विधि होगी, क्या प्रॉक्सी भी वैसे ही जैसे एक सदस्य स्वयं उपस्थित हुआ है और अपनी बात को रख रहा है, निर्णय दे रहा है, वोटिंग कर रहा है, क्या उतना ही अधिकार प्रॉक्सी के पास भी है, किस प्रकार की फॉर्मेलिटीज करके प्रॉक्सी नियुक्त किया जा सकता है, इन सभी नियमों का समावेश भी इसमें किया जाएगा। संचालक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक ऐसी धुरी जिस पर पूरी कंपनी का घूमना तय है, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी के पूरे बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि सदस्य कई जगह पर होते हैं, उनके लिए संभव नहीं होता है कि वे सब एक जगह इकट्ठा होकर के बिजनेस कैरी ऑन कर सके। सो संचालक कितने होंगे, कौन होंगे, किस प्रकार के होंगे, उन सभी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियाँ क्या होंगी, इन सभी का उल्लेख भी अंतर नियम में किया जाएगा। संचालक सभाओं संबंधी नियम। संचालकों की सभाओं के भी कुछ नियम कायदे पहले से तय कर लिए जाएंगे। यदि कभी ऐसी आवश्यकता आन पड़ती है कि सभी संचालकों ने अपनी एक मीटिंग बुलानी है, अपनी सभा कॉल करनी है, तो किस रीति नीति से वे उस सभा को बुला पाएंगे। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कर्मचारी का रिम्यूनरेशन, नियुक्ति, शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात कंपनी का जब प्रशासन किया जाता है, बिजनेस कैरी ऑन किया जाता है, तो जो उद्देश्य है कि व्यापार करना है और अपने व्यापार से लाभ कमाना है, तो इन उद्देश्यों को चरितार्थ करने के लिए एक क्रिएटिव लॉ भी, एक वर्किंग लॉ भी चाहिए होती है, कुछ ऐसे व्यक्तियों का जो उस कंपनी में कार्यरत हों और इन उद्देश्यों को मूर्त रूप दे पाए। तो ये जो व्यक्ति होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, संचालक होंगे, सचिव होंगे, अधिकारी होंगे, कई और व्यक्ति होंगे जो कुल मिलाकर के पूरा टीम वर्क के साथ उस कंपनी के प्रबंध को आगे बढ़ाएंगे और उसके उद्देश्यों को साकार करेंगे। तो जब इन सभी अधिकारियों को, इन सभी व्यक्तियों को चुना जाएगा तो उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, किस प्रकार से अनुबंध उनके साथ किया जाएगा, आने वाले समय में उनकी शर्तें क्या होगी, किस प्रकार से उनके पारिश्रमिक में इजाफा किया जाएगा, अगर उन्हें रिटायर करना हुआ तो उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, बेनिफिशियल प्लान उनके लिए क्या होगा, कई बेनिफिशियल रूल्स और रेगुलेशंस उन पर किस प्रकार से एप्लीकेबल होंगे, इन सारे नियमों का समावेश भी इसमें अपेक्षित होगा। लेखे तथा अंकेक्षण। कंपनी जो अपना बिजनेस कर रही है तो वो बिजनेस उसकी क्या स्थिति है, यदि वित्तीय वर्ष के अंत में ये जानना चाहें, शेयर होल्डर्स में मार्केट में ये जानना चाहें, तो ये जानने के लिए लेखे तैयार करने होंगे, यानी प्रतिदिन के हिसाब का लेखा जोखा रखा जाएगा और आने वाले वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष के समापन के समय में उन लेखों को उजागर किया जाएगा कि इस कंपनी की ये वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं और आने वाले समय में उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, ये उस लेखों से, विश्वसनीय लेखों से जाना जा सकेगा और उस कंपनी पे विश्वास किया जाएगा कि ये कंपनी एक अच्छा कार्य कर रही है और लेखों के माध्यम से अपने हिसाब को व्यक्त कर रही है। ये जो लेखे रखे जाएंगे ये पूरी तरह से नॉर्म्स के तहत, जो हमारे यहाँ पर वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से जो प्रोफार्मा है उस निश्चित प्रोफार्मा में इन्हें बनाया जाएगा, दर्शित किया जाएगा। साथ ही अंकेक्षण भी करवाया जाएगा, ऑडिट, अर्थात
ये जो लेखे बनाए गए हैं ये कितना सत्य हैं और इन्हें पूरी तरह से वाउचर से प्रमाणित करके उल्लेख किया गया है। इसे दर्शित करने वाले व्यक्ति को ऑडिटर कहा जाता है। ऑडिटर जो सर्टिफाइड ऑडिटर हैं वे पूरी तरह से ऑडिट करके, जांच करके, सत्यापन करके प्रूव करेंगे कि कंपनी जो वित्तीय वर्ष के समापन पर अपनी स्थिति बयां कर रही है वो कितनी सत्य और उचित है। नेक्स्ट है सार्वमुद्रा। जब भी कंपनी का कोई भी कार्य होता है तो अपेक्षित होता है कि उस पर होलन सोल अधिकारी के साइन और प्लस एक सार्वमुद्रा भी अंकित हो, तभी उस प्रपत्र को वैध माना जाएगा। तो उसे सार्वमुद्रा से संबंधित नियम भी पहले से तय किए जाएंगे। लाभांश, डिविडेंड कैसे वितरित किया जाएगा? क्या हर साल उसे डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा, या उसे संचित करके रखा जाएगा, उसे इकट्ठा करके रखा जाएगा और आने वाले समय में उसे बांटा जाएगा? उनकी क्या पॉलिसीज होगी, इन सभी नियमों को भी इसमें बताया जाएगा। लाभों का पूंजीकरण अर्थात बोनस अंश जारी करने की क्या व्यवस्था होगी, इसका उल्लेख भी किया जाएगा। नेक्स्ट में हम बात करें तो संचालकों के लिए संविधान और संचालकों को हटाने संबंधी प्रावधान। यानी जो संचालक हैं यदि उन्हें हटाना हुआ तो किस प्रक्रिया से, किस रीति नीति से उन्हें रिटायरमेंट दिया जाएगा, उनके लिए क्या आयु सीमा रखी जाएगी, या पहले आओ पहले जाओ, या पारी से रिटायर होना। कई सारे प्रोविजंस रिटायरमेंट के संबंधित दिए गए हैं, तो उनमें से किन किन प्रोविजंस को किन प्रकार प्रकृति के संचालकों के लिए फॉलो किया जाएगा, उनके प्रावधान भी इसमें बताए जाएंगे। लास्ट पॉइंट है समापन की प्रक्रिया, वाइंडिंग अप। कंपनी अपना एक बिजनेस कर रही है, अंशों के माध्यम से जनता से पैसा इकट्ठा कर रही है और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए अपने काम को अच्छे तरीके से कर रही है, सारे नियम कायदों के तहत। लेकिन कभी कभी या तो उद्देश्य पूरा हो गया है, या कंपनी का बिजनेस का जो टाइम ड्यूरेशन था वो समाप्त हो गया है, या कंपनी स्वेच्छा से चाहती है कि उसे समाप्त कर दिया जाए, आगे बिजनेस कैरी नहीं करना है, या न्यायालय को ऐसा लगता है, या अधिकरण को ऐसा लगता है, या ऋणदाता जो हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई धोखा होने वाला है, या शेयर होल्डर्स में ऐसा लगता है, तो उनके एप्लीकेशन देने पर केंद्रीय सरकार की तरफ से इस प्रकार के समापन का आदेश दिया जा सकता है। तो जब समापन किया जाएगा, वाइंडिंग अप किया जाएगा, तो एक निश्चित रीति नीति प्रक्रिया का वहन किया जाएगा। वो क्या होगी, किस रीति से किया जाएगा, किस कंडीशंस में किया जाएगा, इन सभी नियमावली का उल्लेख भी अंतर नियम में कर दिया जाएगा। सो गाइस, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।